प्रथम पंथी के नेता नक्सली हमले में मारे गए थे, आदरणीय विद्याचरण जी शुक्ल, आदरणीय नंद कुमार जी पटेल, उदय मुदलियार, कर्मा जी, ये सब लोग नक्सली हमले में मारे गए थे। और ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने 3000 सिपाही तो रखे थे अपनी विकास यात्रा दिखाने के लिए, मगर जब हमारी परिवर्तन यात्रा निकली थी तो उसमें 3 सिपाही भी नहीं थे, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ कि नक्सलियों का हमला हुआ और हमारे इस पंथी के नेता मारे गए। इस सरकार में मैं भी आज आंकड़े देख रहा था, 4850 तो बलात्कार हुए हैं, करीब 4700 हत्याएं हुई हैं इस प्रदेश में। एक घटना हुई थी दिल्ली में, निर्भया के साथ बलात्कार हुआ। जी हाँ अमित जी, और पूरा देश दहल गया था। जी बिल्कुल। एक घटना ने झकझोर करके रख दिया था पूरे भारत की राजनीति को और भारत के जनमानस को। उससे ज्यादा गंदी घटनाएं हमारे यहां हुई है जब झलियामारी में 8 साल से लेकर के 14 साल की बच्चियों के साथ में शासकीय आश्रम में अनवरत बलात्कार होता रहा। आदिवासी माँ बाप बड़े उम्मीद के साथ अपनी नन्ही बच्चियों को आश्रम में भेजते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी, और किसके ललाट पे क्या लिखा है कोई नहीं जानता कि वो कहां कितनी तरक्की करेगा। नहीं, लेकिन तिवारी जी मैं माफी चाहूंगा आपके बीच में बोल रहा हूं, तो कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत दर्दनाक घटना हुई है झरियापाली में जहां आप बता रहे हैं, तो विपक्ष के आधार पर आपने वह मुद्दे जो है विधानसभा में या एक तरह से लोकतंत्र में आप विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं, तो लगातार ये देखा गया है कि अभी पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही है, इसके पहले भी भाजपा सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर खुद आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका ही अदा नहीं कर पा रही है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो जनता की परिस्थिति, जो जनता तकलीफ में है, उसकी आवाज को ही आप नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, ये आरोप मिथ्या और मनगढ़ंत है। झरियामारी की घटना जिसका मैंने उल्लेख किया, इसको बहुत ही जोरदार तरीके से विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता कहलाते हैं, रविंद्र चौबे जी ने बहुत ही जोरदार तरीके से इस मामले को उठाया था। इसको लेकर के बहिर्गमन हुआ था और पूरे प्रदेश में इस घटना की गूंज हुई थी। और हम लोगों ने इस घटना को लेकर के तो न केवल पदयात्रा किया, कांकेर से लेकर के पदयात्रा हम लोगों की चली और दूरस्थ अंचल तक जाकर के हम लोगों ने ये झलियामारी घटना का उल्लेख किया था। तो छत्तीसगढ़ की जनता के जनमानस में झलियामारी की घटना है, साथ में इनके भ्रष्टाचार के जितने भी कारनामे हैं, सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और विधानसभा में रविंद्र चौबे जी ने बड़े जोरदार ढंग से उठाया है। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर चरणदास जी महंत, जो संप्रति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने तो हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है और छत्तीसगढ़ की इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वो अनवरत बोलते रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके खुद के केंद्रीय मंत्री जैसे चरणदास महंत जी, अभी आपने बताया कि चरणदास महंत जी केंद्रीय मंत्री हैं, आपके खुद कांग्रेस सरकार जो यूपीए गवर्नमेंट है केंद्र में, उसके जो मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ में जब आते हैं, जयराम रमेश जी और अन्य कई मंत्री आकर छत्तीसगढ़ के कार्यक्रमों की, भाजपा सरकार की यहाँ तारीफ करके चले जाते हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ तो प्रोटोकॉल का मामला रहता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ संघीय प्रोटोकॉल होते हैं। उन प्रोटोकॉल का नियम का पालन करना पड़ता है। केंद्र सरकार का मंत्री आए और उसको शासकीय अधिकारी उसके बारे में जानकारी दे, प्रदेश के बारे में, तो वो बाध्य है उस प्रकार की जानकारी सार्वजनिक रूप से देने के लिए। मगर वही मंत्री जब कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आता है तो तथ्यों को फिर उजागर करता है कि मैंने वहां ये तो कहा है। ऐसा बहुत सा मामला हुआ है जिसमें केंद्रीय मंत्री ने सरकारी अधिकारियों के साथ तो कुछ और कहा होगा, मगर जब वो कांग्रेस की मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्र रूप से बैठते हैं तो उन्होंने यहां की सरकार की पोल को खोलने का काम किया है, इनके घोटालों को उजागर करने का काम किया है।
जयराम रमेश जी जैसे। एक सड़क में उन्होंने कहा कि यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है, मगर जब वो गए तो देखा कि वहां सड़क का कोई निर्माण ही नहीं हुआ है, पूरी तरह से लिपापोती हुई है। तो जब ये जो बातें हैं ये 4-6 महीना पुरानी है। जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस आक्रामक भूमिका में आ रही है, भाजपा का विरोध कर रही है, कांग्रेस का विरोध कर रही है। लेकिन मैं आपको बताया कि मैंने आपको कहा कि पिछले 5 साल से सरकार चल रही है भाजपा की, तो पिछले 5 साल से यूपीए की सरकार भी चल रही है। लगातार केंद्रीय मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री आते रहे हैं और लगातार तारीफ करते रहे हैं, बल्कि हमने मतलब पेपरों में भी छपा है, सारे मीडिया में यह बात खिलकर आ रही है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं ने दिल्ली हाईकमान में जाकर इस बात की शिकायत भी की कि हम यहाँ पर भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनकी कमियां निकाल रहे हैं, और आपके मंत्री, जो बड़े मंत्री आते हैं यहाँ तारीफ करके चले जाते हैं। तो यह एक आपसी तालमेल की कमी है, कांग्रेस में गुटबाजी है, या ऐसी कोई आपकी बात नहीं लगती है? नहीं, एक तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। दूसरी बात यह है, मैंने जैसे आपसे निवेदन किया पहले भी कि संघीय ढांचे कुछ इस प्रकार के होते हैं कि केंद्रीय मंत्री कुछ बातों को बताने के लिए वो उसकी मजबूरी होती है कि राज्य सरकार जो आंकड़े दे उस आंकड़े को वो कहे, मगर जब तथ्यों की बात आती है तो फिर वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कहते हैं जो उन्होंने देखा है और जो कांग्रेस जनों ने उनको बताया है। जी जी, नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर वो शिकायत करने हाईकमान के पास क्यों जा रहे हैं उस मंत्री की? वो तो फिर प्रोटोकॉल में आ जाएगी। हम लोगों ने शिकायत किया था तो हमको भी यही बताया गया कि कहीं कहीं कुछ मजबूरी ऐसी होती है कि जिसके कारण संघीय ढांचे में इस तरह की बातों को करना पड़ता है। तो अभी जैसा कि वर्तमान समय में चुनाव होने हैं, काफी कम समय बचा है। आप जो नंद कुमार पटेल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो झीरम घाटी हमले में शहीद हो गए। आप विद्याचरण शुक्ल, जिनके आप नेतृत्व में आपने काफी कांग्रेस में कार्य किया है, आप विद्याचरण शुक्ल के ही नेतृत्व में कार्य करते रहे हैं, तो विद्याचरण शुक्ल के नहीं रहने से आप अपने आप को कांग्रेस में कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं ही नहीं, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता विद्याचरण जी शुक्ल की अनुपस्थिति को महसूस करता है। विद्याचरण जी शुक्ल निश्चित रूप से हम लोगों के अत्यंत आदरणीय रहे हैं। एक आध मतभेद जो उनके मेरे रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए जब वो पार्टी से बाहर रहे। इसके अलावा विद्याचरण जी शुक्ल सभी कांग्रेस जनों के बीच में लोकप्रिय रहे और स्वतंत्रता संग्राम के परिवार से जुड़े हुए थे। बरसों केंद्र में मंत्री रहे, इंदिरा जी के साथ में उनका बड़ा गहरा संबंध था। इंदिरा जी से लेकर के सोनिया जी तक उनके संबंध बड़े अच्छे रहे और उनका अभाव तो खटकता है, उनकी याद तो आती है। हमको लगता है कि आज चुनाव के समय में नंद कुमार जी पटेल होते, विद्याचरण जी शुक्ल होते, महेंद्र कर्मा होते तो हम लोगों को बहुत ताकत मिलती, मगर ये तो षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या कराई गई है, ये हम लोगों का नहीं। तो षड्यंत्र पूर्वक, जैसा कि आपने कहा, षड्यंत्र पूर्वक हत्या कराई गई है। एनआईए जो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र शासन के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन है, वह टीम जो है यहाँ पर जिस दिन घटना हुई है उसी दिन से ये पूरी तथ्यात्मक जानकारी और इसकी विवेचना कर रही है। तो वो एनआईए की रिपोर्ट द्वारा आप तो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते हैं, फिर केंद्र सरकार या कांग्रेस सरकार क्यों नहीं कर रही है इसको? एनआईए की जांच की प्रक्रिया है अपनी, वो जांच की प्रक्रिया कर रही है। अभी जब प्रधानमंत्री जी रायपुर विमानतल पर आए थे तो हमारे कुछ साथियों ने उनसे मांग किया कि एनआईए की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सामने आनी चाहिए। तो ये हमारा भी आग्रह है कि जितनी जल्दी आ उतना अच्छा है, तथ्य बहुत जल्द सामने आ जाए, ये हम लोग भी चाहते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक षड्यंत्र या जो भी नक्सली जैसा कि हुआ है झीरम घाटी में, कि पूछ कर लोगों को मारा गया है कि आप कौन है, आप महेंद्र कर्मा हैं, आप कौन है, आप दिनेश पटेल हैं, आप जो आपके नंद कुमार पटेल हैं, और कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया, जिनको भगा दिया गया। जनरली देखा गया है कि नक्सलिज्म जो है, जो नक्सलाइट लोग हैं, उनकी जो अपनी सिद्धांत, अपनी पॉलिसी, एक प्रक्रिया जिसके तहत वो अपना मूवमेंट करते हैं, वहां पर इस तरह की वारदातें वो नहीं करते कि चुनकर किसी को मारना या पर्टिकुलर किसी को टारगेट बनाना। तो इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें मतलब ऐसी कैसी राजनीतिक षड्यंत्र या ऐसी कैसी भूमिका आप देखते हैं इसमें? जी, इसमें शुद्ध रूप से राज्य सरकार का
षड्यंत्र है, ऐसा हम मान के चलते हैं। उसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा निकलती है तो लगभग 3000 पुलिस के सिपाही उस पूरे यात्रा को संरक्षण देते हैं, उसकी सुरक्षा में रहते हैं। हमारे साथियों की जब यात्रा निकली, मैं इस घटना के 2 महीने पहले बीजापुर में विचार शिविर में भाग लेने के लिए गया था। उस समय मैं नंद कुमार जी पटेल के साथ ही था, बीके हरिप्रसाद जी के साथ ही था। हम लोगों की जब यात्रा निकली तो पूरे रास्ते रोड ओपनिंग पार्टी थी, सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्था थी और कोई हमला हो इसकी दूर दूर तक गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा से हम लोग घिरे हुए थे। मगर इस बार राज्य सरकार को इस बात की जानकारी थी कि परिवर्तन यात्रा निकल रही है जिसका नेतृत्व नंद कुमार जी पटेल कर रहे हैं। उसमें रविंद्र चौबे जी रहने वाले हैं, उसमें डॉक्टर चरणदास जी महंत रहने वाले हैं, उसमें विद्याचरण जी शुक्ल रहने वाले हैं, उसमें महेंद्र कर्मा जी रहने वाले हैं। इस बात की लिखित जानकारी हम राज्य सरकार को दे चुके थे, संबंधित पुलिस अधीक्षक को दे चुके थे, यहां के उच्चाधिकारियों को दे चुके थे। उसके बाद भी पुलिस की व्यवस्था नहीं करना, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं लगाना और इस तरह की वारदात को अंजाम होते देना, ये इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार की कहीं ना कहीं दुर्भावना थी, कहीं ना कहीं मंशा थी। रोड ओपनिंग पार्टी लगाते, सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करते तो ये घटना ही नहीं घटती। नहीं तो लेकिन अब आप ये देखिए उस घटना चक्र के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो घटना चक्र में आपके ही वहां के विधायक है, आदिवासी विधायक है कवासी लखमा जी, जिनको नक्सलियों ने छोड़ दिया, जानते बूझते छोड़ दिया कि आप चले जाइए। तो ऐसा ये इसके पीछे का क्या कारण आप मानते कि ऐसा कैसे हो गया कि आप ये विधायक आप चले जाइए? लखमा को ही नहीं छोड़ा और तमाम लोगों को छोड़ दिया। उनके टारगेट में जो लोग थे उसको मारा उन्होंने। उनके टारगेट में कौन थे? नंद कुमार जी पटेल थे। उनके टारगेट में महेंद्र कर्मा थे। उनके टारगेट में विद्याचरण जी शुक्ल थे। उनके टारगेट में दिनेश पटेल जो है उनके टारगेट में नहीं थे। दिनेश पटेल को जो पूछकर मारा गया, ले जाकर मारा गया, दिनेश पटेल कांग्रेस पार्टी में सक्रिय नहीं थे, न उनका कोई बहुत बड़ा योगदान था। दिनेश पटेल एक नंद कुमार पटेल के पुत्र थे, वही एक कारण था। तो दूसरे लोगों को जब छोड़ दिया गया तो दिनेश पटेल को क्यों नहीं छोड़ा? दिनेश पटेल तो अपने पिता के साथ गए। अब एनआईए की रिपोर्ट में ये सारी बातें सामने आएगी कि किन परिस्थितियों में और किस कारण से दिनेश पटेल को मारा गया। दिनेश पटेल तो निरपराध थे, उनका तो राजनीति से वही चीज मैं बोल रहा हूं। फूल के जैसा चेहरा लड़का। मैं तो उस पूरी परिवर्तन यात्रा में था, संयोगवश इस यात्रा में मैं नहीं रह पाया था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए तो मैं दिनेश पटेल को जानता हूं। तो उसका तो कोई अपराध ही नहीं था बेचारे का। एनआईए की रिपोर्ट में अमित जी ये सारी बातों का खुलासा होगा कि किस कारण से इन नेताओं को मारा गया और किस कारण से दिनेश पटेल को मारा गया। मगर एक बात तो सत्य है कि राज्य सरकार की गंभीरतम गलती हुई है, गंभीरतम, जिसके कारण यह घटना घटित हुई। अगर राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था कर घटना ही नहीं घटी। आप इसको इतना गंभीरतम मामला मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी, एक केंद्र की पूरी आपकी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुना क्यों नहीं पाई? इतना बड़ा मुद्दा था, जो इतनी बड़ी घटना, देश को हिला देने वाली घटना है, उसको आपने न प्रभावी ढंग से उठाया, न इस मुद्दे को भुना पाया ऐसे विपक्ष। तो इसमें आपकी कमजोरी, कांग्रेस की कमजोरी साबित होती है। नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं बहुत नम्रतापूर्वक, हमारे नेताओं ने जो बलिदान दिया है, हम बलिदान का राजनीतिक लाभ नहीं लेते। नहीं, राजनीतिक लाभ वाली बात नहीं लीजिए। हम उसका राजनीतिक वो ले, ये हमारे लिए गहरी संवेदना का विषय है, हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गहरी चिंता का विषय ये जो घटना घटित है। इसका हम प्रचार करें, प्रसार करें, ये तो आम जनता के दिलों में बैठी हुई है ये बात कि ये सरकार कितनी अकर्मण्य है, ये सरकार कितनी लापरवाह है, ये सरकार कितनी भ्रष्ट है। इसको ढिंढोरा पीट करके, झीरम घाटी की घटना का हम ढिंढोरा पीट करके उसका प्रचार प्रसार करें, ये ठीक नहीं है।
हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है और इस बलिदान को छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक जानता है, समझता है और वक्त आने पर इसका हिसाब किताब वो भारतीय जनता पार्टी से करेगा। नहीं तो जैसा कि आपने कहा कि भाजपा सरकार के ऊपर काफी आरोप लगे हैं, काफी भ्रष्ट सरकार है, ये सारी चीजें हैं। पिछला जो 2008 का चुनाव को अपन अगर सामने लाते हैं और उसके पहले 2003 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, मतलब स्वतंत्र छत्तीसगढ़ में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। दोनों बार इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो भाजपा की गवर्नमेंट ही आई है। पिछले बार भी जो आपकी भाजपा गवर्नमेंट आई है और कांग्रेस के मतों में और भाजपा के मतों में ज्यादा अंतर नहीं रहा। पिछले बार भी जैसा कि सारे मीडिया में निकल कर आया था और सारी चीजें साफ दिखाई दे रही थी कि कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को लेकर डूबी। वही गुटबाजी अभी वर्तमान समय पर भी बन रही है। जैसा कि पिछले दिनों भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अजीत जोगी को निशाना बनाया और अजीत जोगी एक अलग सभाएं ले रहे हैं, आदिवासी कार्यक्रम कर रहे हैं, एक अलग अपनी एक पार्टी लाइन के अलावा एक अपनी लाइन डेवलप कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना? बहुत लंबा सवाल पूछा है आपने, इसको अपन 5 में ले लेते हैं। पहला तो अपन पहला 2008 का चुनाव का ले लेते हैं। 2008 का चुनाव है। 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लुभावने नारे दिए। उसमें सबसे बड़ा उनका नारा था कि हम 2 रुपए किलो चावल देंगे, 35 किलो चावल देंगे गरीबों को। ये नारा चला। और दूसरी बात, आदिवासी क्षेत्र में इन्होंने पूरी तरह से बेईमानी की। बेईमानी इस तरह से की कि जिस सुदूर वनवासी अंचल में लोग जा नहीं सकते हैं, वहां 90%, 95% मतदान हुआ कैसे? तो वहां तो आपकी केंद्र सरकार की पैरामिलिट्री ना पूरा चुनाव का पूरा नियंत्रण जो है, चुनाव का पूरा नियंत्रण राज्य सरकार की देखरेख में होता है। चुनाव आयोग काम करता है। नहीं, अभी भी जो चुनाव आयुक्त आए थे, उन्होंने अभी यहाँ बैठक लेके पीसी ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बस्तर और आदिवासी जो अंचल है वहां पर जो है पैरामिलिट्री के अधीन में कराए गए। समय जो चुनाव में इन्होंने गड़बड़ी की थी, इस बार हम लोगों ने प्राथमिकता इसी बात को दिया है कि बस्तर जैसे सुदूर वनवासी अंचल में, नक्सलाइट एरिया में, जहां ये 95%, 100% मतदान हो जाते हैं, उस पर चुनाव आयोग कड़ी नजर रखे। पिछले समय ये चूक हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ में तो हमारे और भारतीय जनता पार्टी के वोट बराबर हैं। उनकी और हमारी सीट लगभग बराबर है। केवल 12 सीट में 1 सीट हमको मिलती है बस्तर में और 11 सीट उनको मिलती है, जिसके कारण पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का समीकरण बदल जाता है, चित्र ही बदल जाता है पूरी तरह से। तो वो इस बार ना होने दे। एक तो वैसे भी बस्तर में जबरदस्त नाराजगी है आदिवासी भाइयों के बीच में, क्योंकि जितने भी वायदे किए थे उन्होंने कि हमें दुधारू गाय देंगे, एक परिवार से एक नौजवान को नौकरी देंगे और दुनिया भर की उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उसमें से एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया है। और उससे भी ज्यादा खराब बात यह रही कि जब आदिवासी भाई अपनी मांग को लेकर के रायपुर आए थे तो उन पे निर्दयता पूर्वक लाठी प्रहार किया गया। तो इस बार आदिवासी समाज जो है, अनुसूचित जनजाति का समाज जो है हमारा, और अनुसूचित जाति, ये दोनों उबल रहे हैं गुस्से के मारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 12% आरक्षण कर दिया है, उनका 16% से घटा करके 12% आरक्षण कर दिया है अनुसूचित जाति का। हम तो वायदा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर चरणदास जी महंत ने 2-3 वायदे किए हैं। उन वायदों को मैं बताना चाहूंगा, जिसके कारण हमको लगता है कि जो 1.4% वोट का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में, उस अंतर को न केवल हम पाटेंगे बल्कि काफी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। डॉक्टर चरणदास जी महंत ने घोषणा की है कि हम गरीबों को 35 किलो निःशुल्क चावल देंगे। ये 2 रुपए ले रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल की बात यह है कि 2 रुपए ही दे रही है, बाकी की पूरी धनराशि जो है वो केंद्र सरकार दे रही है राज्य सरकार को, जिसके कारण ये चाउर वाले बाबा बने हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। तो इस बार हम निःशुल्क चावल उनको देने वाले हैं। दूसरी बात, हम किसानों का जो धान है उसको हम 2000 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदने वाले हैं। और तीसरी बात जो डॉक्टर चरणदास जी महंत ने कही है कि हम अनुसूचित जाति के भाइयों का, सतनामी भाइयों का, जिनकी बड़ी कृपा कांग्रेस के प्रति रही है, सद्भावना सदा कांग्रेस के प्रति रही है, उनका प्रतिशत जो 16% से घटा करके 12% किया है, कांग्रेस की सरकार आएगी
तो हम इसको वापस 16% करेंगे। ये 3 वायदे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किए हैं और हमको इस बात का पूरा विश्वास है कि इस बार हम प्रचंड बहुमत से विजयश्री की ओर बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि मैंने काफी लंबा सवाल किया था, उसी सवाल का एक हिस्सा जो गुटबाजी जिसके कारण पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा और अभी भी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जिस किसी ने भी सर्वे कराया है, हमारा भी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में यही रिपोर्ट निकल के आई थी कि कांग्रेस और भाजपा में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कांग्रेस में कहीं गुटबाजी होती है और वोट का ध्रुवीकरण होता है तो वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। तो उस आधार पर आपको क्या लगता है कि गुटबाजी कहां तक है और क्या इसको कांग्रेस को इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने और उसके बाद में 10 साल के बाद ही, चूंकि तमाम बड़े बड़े विचारशील लोगों का समूह था कांग्रेस, तो नरम दल और गरम दल बने। तो कांग्रेस अपने जन्म के समय से ही गुटबाजी में से अछूती नहीं रही है और मेरा यह दावा है कि कोई भी राजनीतिक दल गुटबाजी से अछूता नहीं रहता। हाँ, एक बात है, अगर गुटबाजी परस्पर प्रतिस्पर्धा के लिए है और पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए है तो ऐसी गुटबाजी का स्वागत है, क्योंकि कई बार गुटबाजी के कारण कार्यकर्ता तेजी से काम करता है, ज्यादा काम करता है, पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम करता है, तो ऐसी गुटबाजी का तो लाभ होता है। हाँ, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो ऐसी गुटबाजी का नुकसान होता है। सौभाग्य से हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में तो गुटबाजी की आपको मैं वानगी अभी ताजा तरीन 3 दिन पहले की घटना अगर और बताने लग जाऊं तो ढेरों प्रकरण आपको बताने लग जाऊं। 3 दिन पहले इस प्रदेश के गृह मंत्री श्री ननकी राम जी कंवर ने खुलेआम समाचार पत्र में अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया कि इस अधिकारी को तो मैं हटाना चाहता था और मुख्यमंत्री उनको संरक्षण दे रहे हैं और मुख्यमंत्री की दुनिया भर की उन्होंने आलोचना किया। नंद कुमार जी साय जो आदिवासी नेता हैं, खुल करके वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बयान देते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। इससे बढ़कर के पूरे भारत के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं आएगा मामला जो अभी कल आया है, जिसमें प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार जी ने ये मांग किया है कि ये घोटाले की जो मेरे खिलाफ आरोप लग रहे हैं इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये अनूठा प्रकरण है एक प्रकार का। तो ये बताता है कि इस पार्टी के भीतर कितनी गुटबाजी है। नहीं, हमारे यहां जो गुटबाजी है वो इस स्तर की गुटबाजी नहीं है कि सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ सरकार में रहते हुए इस तरह से मुखर होकर के बयान दिया जाए। लेकिन उस गुटबाजी के रहते हुए भी भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। जितने उपचुनाव हुए उसमें लगातार जो है भाजपा को विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है। तो उस गुटबाजी का नुकसान तो भाजपा को नहीं हो रहा है। लगातार कहां हुआ इस बार, इस 2008 के बाद में आप देखिएगा कि चुनाव की स्थिति क्या रही है। महानगरों में चुनाव हुए, लोग बोलते हैं महानगरों में भारतीय जनता पार्टी रहती है, कांग्रेस तो गांव देहात की पार्टी है, मगर यहां तो स्थिति कुछ और बताती है। रायपुर में कांग्रेस का महापौर, बिलासपुर दूसरा महानगर, वहां कांग्रेस का महापौर, भिलाई तीसरा महानगर, वहां कांग्रेस का महापौर, और सबसे उल्लेखनीय बात कि मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव में कांग्रेस का महापौर। तो हम बाई इलेक्शन हुए तो हम बाई इलेक्शन में एक सीट छीन लिया हम लोगों ने वैशाली नगर की भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारा ग्राफ तो लगातार बढ़ता चला गया है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों के कारण लगातार अधपतन की ओर जा रही है। ये उनमें और हमारे में, ये 8 के चुनाव के बाद में जितने भी रिजल्ट आप देखिएगा सब में कांग्रेस को प्राप्ति हुई है। नहीं, तो जैसा कि आपने कहा कि गुटबाजी नहीं है और किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट जो है जनरली ज्यादातर देखा गया है कि सर्वे रिपोर्ट जो है बहुत हद तक सही साबित होती है। पिछला कुछ 1-2 अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सर्वे रिपोर्ट सारी जो है वो सही उतरती दिखती है। तो उस सर्वे रिपोर्ट में 40 सीटों का कांग्रेस को और 45 सीटों का करीब करीब जो है वो भाजपा को मिलती हुई दिख रही है। मतलब कांग्रेस को 2 से 3 सीटों का फायदा और भाजपा को 2 से 3 सीटों का नुकसान है। और आप कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे, तो इसमें क्या अंतर में आप क्या मानते हैं? देखिए,
अमित जी, ये सर्वे की पोल मुझको मालूम है जी। हाँ, ये पूरा मैं आपको बता दूं, एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट का सर्वे नहीं, अलग अलग। हाँ, उसमें कई सारी जो सर्वे टीम है वो कांग्रेस में से जुड़ी हुई भी रहती है, तो कांग्रेस पार्टियों से भी जुड़ी रहती है, जैसे आज चर्चा भी आया जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, यशवंत देशमुख का सर्वे है 2003 में। मैं उस समय भी मीडिया देख रहा था और इसी तरह का डिस्कशन में मैं बैठा करता था। उस समय यशवंत देशमुख जी का सर्वे बताता था, 2003 की बात कर रहा हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो कि कांग्रेस यहां पर 58 सीट जीत रही है। मेरे पास वो सीडी पड़ी हुई है, वो सीडी ला करके वो सर्वे की रिपोर्ट आपको दिखा देता। अगर मुझको मालूम रहता कि आप सर्वे से संबंधित सवाल करने वाले हैं तो वो सीडी मैं यही दिखाता आपको। 58 सीट की बात किया था और हम 37 सीट जीत पाए। ये जो सर्वे करते हैं, ये सर्वे शहरी क्षेत्र में तो संभव है, बस्तर, सरगुजा जो पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं, बस्तर में कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकर्ता तो गांव में जा नहीं सक रहा है, मारे डर के, हालत खराब है। ये सर्वे वाले वहां बस्तर जाएंगे? कितने बस्तर में गए हैं आप मुझको बताइए। उनका रिपोर्ट आया था कि 11,000 लोगों से उन्होंने साक्षात्कार किया, तो 11,000 लोगों का अगर यहां के मतगणना केंद्र से तुलना करो तो एक आदमी का औसत आता है। एक आदमी से पूछा, एक मतदान केंद्र में उन्होंने एक आदमी से पूछ करके राय बनाई है, उसका औसत निकाले तो। और बस्तर और सरगुजा और ये तमाम सीमावर्ती इलाके जो नक्सलाइट एरिया हैं, यहां सर्वे क्या, सर्वे के खा नहीं जा सकते। हम लोगों की तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। कहां से सर्वे पार्टी पहुंच जाएगी कि क्या निकल रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता सुदूर वनवासी अंचल में रहते हैं, उनके पास से हम लोगों को रिपोर्ट मिलती है, जिसके आधार पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार आदिवासी इलाके में कांग्रेस की लहर चल रही है। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति में आज के वर्तमान हालात पर अपन बात करने के लिए यहाँ बैठे थे। आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत अच्छी बातें बताई, आपको हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे साथ इस परिचर्चा में बात किया, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। 3 जुलाई 2011 को हिंदी समाचार पत्रों की विशाल दुनिया में ट्रू सोल्जर सांध्य दैनिक का पदार्पण हुआ। तब से लेकर अब तक पिछले 2 वर्षों के अल्प प्रवास में ट्रू सोल्जर ने छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाठकों का विश्वास ही हमारी शक्ति है और इसी की बदौलत हमने 2 वर्षों के अल्प समय में ही छत्तीसगढ़ के सांध्य दैनिकों के बीच नंबर 1 की जगह बनाई है। यह हमारे सुधी पाठकों के प्रेम का ही प्रतिसाद है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। ट्रू सोल्जर आपके हक की लड़ाई में सदैव आपके साथ है। इसी भूमिका को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रू सोल्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपनी दस्तक दे दी है। न्यूज, जज्बा, साहस का।